हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जर्नल एक्सेप्शन का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि उसका एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। लेकिन ये पार्ट 1 है जो इस वीडियो का, इसमें हम ओनली 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यदि आप अपना जो एबिलिटी है वो इस टेस्ट के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करके अपने जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो स्लो लगे तो यूट्यूब के जो फंक्शंस हैं उनके थ्रू इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। और वैसे भी हमने आपके यहाँ पर टाइम को ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चन को लेस देन 1 मिनट टाइम दिया है। और उसी टाइम के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अगर 4 ऑप्शन हैं तो उनके हर एक ऑप्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी और आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और बढ़िया कंटेंट को देखने के लिए। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी जरूर देखें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जर्नल एक्सेप्शन है वो कौन से चैप्टर में कंटेन की गई है, यानी कि आईपीसी के कौन से चैप्टर में जर्नल एक्सेप्शंस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो वो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं इनमें से कौन सा चैप्टर है वो। चैप्टर 3 है वो पनिशमेंट के रिगार्डिंग है, चैप्टर 5 है वो अबेटमेंट के रिगार्डिंग है, एंड चैप्टर जो 6 है उसमें ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के बारे में प्रोविजन है वो प्रोवाइड किए गए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो बचता है, यानी कि चैप्टर जो 4 है उसमें जर्नल एक्सेप्शन का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सेक्शन 76 है वो क्या प्रोवाइड करता है कि एक एक्ट है वो ऑफेंस नहीं है, वो कौन सी कंडीशन के अंदर जब एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तब उसे ऑफेंस नहीं माना जाता। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। हाँ, सेक्शन 76 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जिक्र किया गया है, जो कि एक व्यक्ति बिलीव क्या करता है कि हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय द लॉ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें मिस्टेक ऑफ लॉ का आ गया है। तो यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ है उसको यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता एज पर द क्रिमिनल लॉ। और थर्ड ऑप्शन में क्या है, ये मोरल के रिगार्डिंग वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 76 है उसमें मोरल का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे बाउंड बाय लॉ है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे सेक्शन 76 के बारे में याद करने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमन जो कि एक सोल्जर है वो फायर करता है मॉब के ऊपर बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, यानी कि अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पे वो मॉब पे फायर करता है। कमांड्स ऑफ लॉ की कन्फर्मिटी के साथ में होता है और उसका परिणाम क्या होता है कि जो एक्स है और वाई 2 पर्सन होते हैं उनको ग्रीवियस हार्ट हो जाता है उसकी फायरिंग की वजह से। तो वे जो दोनों व्यक्ति हैं वो अमन को शू करते हैं उस जो भी उसके एक्ट है उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में। तो यहाँ पर क्या जो अमन है वो उस एक्ट के लिए गिल्टी डिसाइड होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि अमन शैल बी द गिल्टी फॉर ग्रीवियस आर्ट। तो यहाँ पर जो सेक्शन 76 वो क्या कहता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग कि बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय द लॉ। तो यहाँ पर जो अमन है वो क्या है, बाउंड है बाय द लॉ। लॉ किस चीज़ का है कि यानी कि उसको सुपीरियर ऑफिसर उसका उससे उसे ऑर्डर मिले हैं फायर करने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या है, बाउंड बाय द लॉ है। तो यहाँ पर इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सेक्शन 76 के बेसिस पे जो अमन है वो यहाँ पर ऑप्शन डी के में जो कहा गया है, यानी कि हमारा जो आंसर ऑप्शन डी है उसमें कह सकते हैं कि अमन शैल नॉट बी द गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, क्योंकि उसने फायर किसके आधार पर किया है, ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, जो कि कन्फर्मिटी विद द लॉ था। तो इसलिए यहाँ पर अमन को गिल्टी नहीं माना जाएगा इस ऑफेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है कि जो सेक्शन 76 है और सेक्शन 79 है आईपीसी के वो क्या प्रोवाइड करते हैं जनरल एक्सेप्शन के अंदर। तो उसके अंदर किस चीज़ का डिफेंस है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का यहाँ पर जो जनरल डिफेंस है वो लिया जाता है एज पर द सेक्शन 76 और 79, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूजेबल फैक्ट नहीं है। दोनों यहाँ पे हो नहीं सकते क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ भी नहीं हो सकता कोई भी एक्सक्यूज़ कोई से भी सेक्शन के अंदर। मिस्टेक ऑफ लॉ का जो एक्सक्यूज है उसके रिगार्डिंग एक मैगजिम भी है, वो क्या कहती है कि इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज सेट,
यानी कि जो लॉ का जो एक्सक्यूज़ है वो यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि किसी भी कंट्री में इस व्यक्ति को उस कंट्री का लॉ पता होना चाहिए, ये नेसेसरी होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर क्या है? बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक हैंगमैन जो कि हैंग कर देता है एक प्रिजनर को परस्यूएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ, यानी कि एक हैंगमैन जो कि एक प्रिजनर को हैंग करता है, फांसी देता है इन द परस्यूएंट, यानी कि एक कोर्ट के ऑर्डर के अनुसरण में, तो वो अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी से कौन से सेक्शन के आधार पर वो है एग्जम्प्ट है। तो देखते हैं सेक्शन, जैसे ऑप्शन ए में कहा गया है, तो ऑप्शन ए में है 76, वो क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में है, बाउंड बाय द लॉ, जैसा कि हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। ऑप्शन सी कहता है 77, इसमें है जो एक्ट ऑफ जज है, जब वो जुडिशली एक्ट करता है वो एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 80 में एक्सीडेंट एग्जाम्प्ट है, जो कि लॉफुल एक्ट करने के दौरान होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बचता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि सेक्शन 78, जो कि कहता है कि एक्ट डन परस्यूएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के परस्यूएंट में किए जाते हैं, वो एक्ट है वो यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन में। तो सेक्शन 78 के आधार पर हम कह सकते हैं कि हैंगमैन है वो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी से एज पर द सेक्शन 78। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है कि डोली इन कैपेक्स इन क्रिमिनल लॉ डिस्क्राइब द लाइबिलिटी ऑफ, किसकी लाइबिलिटी यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है, ये जो मैगजीम है वो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, यानी कि जो कि 7 साल से नीचे की एज का एक चाइल्ड है उसको हम यहाँ पे डोली इन कैप्सेक कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी क्रिमिनल इंटेंशन फॉर्म करने के लायक नहीं है अभी तक, इनकैपेबल है, इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन क्रिएट करने के, तो उसे हम यहाँ पर डोली इन कैप्सेक कहते हैं, जो कि 7 ईयर से बिलो के जो चाइल्ड होते हैं उनको यहाँ पर कहा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन है वो कौन सा है? सेक्शन 82 ऑफ द आईपीसी में इस जनरल एक्सेप्शन में है जो ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी इनमें से? तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो एक्सक्यूज्ड अंडर द क्रिमिनल लॉ, क्यों बिकॉज किस वजह से वो यहाँ पे है जो एक्सक्यूज्ड है, वो यहाँ पे है क्योंकि देयर इज ए नो मेंस रिया, यानी कि ऑप्शन बी। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है तो उस टाइम उस व्यक्ति का जो क्रिमिनल माइंड है या उसकी इंटेंशन है, मेंस रिया है, वो वहाँ पर एब्सेंट होती है, यानी कि लैक ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन होती है। तो यानी कि वो गुड फेथ में कोई ना कोई काम है वो कर रहा है, लेकिन बाय मिस्टेक उससे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से है जो वो ऑफेंस हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑफेंस है क्रिमिनल लॉ के अंदर है जो एक्सक्यूजेबल है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तौर पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक पुलिस ऑफिसर है जो कि डायरेक्टेड है बाय द कोर्ट टू अरेस्ट बी, बी को अरेस्ट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर है वो डायरेक्टेड है, लेकिन ये जो ए व्यक्ति है ये सी को अरेस्ट कर लेता है एक रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद, यानी कि सी को ये बिलीव करते हुए कि सी ही क्या है, बी है, तो वहाँ पर सी को अरेस्ट कर लेता है। तो क्या यहाँ पर जो ए ने है कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है? तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ए हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एज, जैसे कि उसने सी को अरेस्ट किया है इंस्टेड ऑफ बी, तो बी की जगह पर उसने सी को इंस्टेड किया है। तो ये आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके क्वेश्चन में देखिए कि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के आधार पर उसको जो अरेस्ट किया है, न कि जानबूझ करके। उसने एक रीजनेबल जो इंक्वायरी है वो की है कि जो सी व्यक्ति है वही बी है, किसी से पूछा उसने बताया कि ये व्यक्ति ही बी है, तो उस आधार पर उसने उसको अरेस्ट किया। तो यहाँ पर क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो यहाँ पर जो बी ए ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, तो वो क्या है, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि उसने अरेस्ट किसको किया है, सी को, इन ए गुड फेथ, एक गुड फेथ से ही अरेस्ट किया है, क्या, बिलीविंग करने के लिए हिमसेल्फ बाउंड बाय द लॉ टू डू सो, यानी कि अंडर सेक्शन 76 के आधार पर वो बाउंड है लॉ के द्वारा उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ए ने है कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है।
तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एक्ट डन अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज क्या है? क्या वो एक कंप्लीट डिफेंस ऑफ क्रिमिनल चार्ज है? क्या वो कंप्लीट डिफेंस है इन क्रिमिनल चार्ज इफ डन इन गुड फेथ? या फिर वो नो डिफेंस एट ऑल? या फिर पार्शियल डिफेंस है इन क्रिमिनल चार्ज के अंदर? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? बी, यानी कि वो क्या है? एक कंप्लीट डिफेंस इन क्रिमिनल चार्ज के अंदर। अगर वो उस को इन गुड फेथ करता है तो ही, अगर ये कंडीशन गुड फेथ वाली कंडीशन ये फुलफिल करता है तो ही यहाँ पर जो है कंप्लीट डिफेंस है उसके लिए। डायरेक्ट कंप्लीट डिफेंस नहीं हो सकता। नो डिफेंस हम कह नहीं सकते क्योंकि सेक्शन यहाँ पर 76 और 79 है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में दो दिए गए हैं। और पार्शियल डिफेंस इन क्रिमिनल चार्ज भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने गुड फेथ में अगर वो काम किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी को ही राइट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि एग्जामिन द टू स्टेटमेंट एंड गिव द करेक्ट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ए क्या कहती है कि एक बॉय है जो कि 6.5 ईयर ओल्ड है, इंटेंशनली किल कर देता है बी को, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर मर्डर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और सेकंड आर, जो क्या जिसमें क्या है कि एक चाइल्ड है अंडर द एज ऑफ 7 ईयर इज इम्यून फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी। एक चाइल्ड है 7 ईयर का है, क्या वो इम्यून है क्रिमिनल लायबिलिटी से? तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा, जैसे कि स्टेटमेंट ए में क्या है कि एक बॉय वो क्या है 6.5 यानी कि 6.5 साल का है और इंटेंशनली किल कर रहा है, तो यहाँ पर वो 7 साल से नीचे का है। एंड जो स्टेटमेंट आर है उसमें क्या है, उसमें डायरेक्टली मेंशन ही है कि जो चाइल्ड है वो 7 ईयर का है और वो कम्प्लीटली इम्यून है फ्रॉम द क्रिमिनलिटी। तो ये हमारा जो सेक्शन 82 है उसमें प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि चाइल्ड जिस इन केस एक चाइल्ड 7 साल से नीचे है तो वो कम्प्लीटली इम्यून होता है क्रिमिनल लायबिलिटी से, जिसको हम एक डोली इन कैप्स जो मैगजीम है अपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है इज़ ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बोथ ए एंड आर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हैं। और जो स्टेटमेंट ए है इसकी जो करेक्ट एक एक्सप्लेनेशन कहें तो वो इसकी आर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एक व्यक्ति है ऑन ऑनेस्ट बिलीव के ऊपर, ऑनेस्ट बिलीव क्या है उसका कि जो उसकी प्रीवियस मैरिज है वो डिसॉल्व हो चुकी है बाय द डिक्री ऑफ अ डिवोर्स, जबकि जो डिक्री ऑफ डिवोर्स है वो अभी भी ग्रांट नहीं की गई। तो क्या यहाँ पर वो व्यक्ति बाइगमी के लिए गिल्टी है या फिर वो उस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। क्यों राइट है, क्यों वो बाइगमी के लिए गिल्टी है? क्योंकि यहाँ पर उसके पास क्या है, एक ऑनेस्ट बिलीफ है, ओनली ऑनेस्ट बिलीफ कि जो उसकी मैरिज है वो डिसॉल्व हो चुकी है, जबकि वो यहाँ पर क्या कर सकता था, एक रीजनेबल इंक्वायरी कर सकता था। किसके रिगार्डिंग? अपनी जो उसकी डिग्री के रिगार्डिंग है वो वहाँ पर क्या कर सकता था, एक रीजनेबल इंक्वायरी, और ट्रू फैक्ट है वो वहाँ पर एलिसाइट कर सकता था। तो इसलिए यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि रावी है वो क्या सफरिंग है फ्रॉम द डिल्यूजन है, किसी तरह की एक बीमारी है। तो एक रात वो क्या कंसिडर करती है अपने ही सन को एज ए लेपर्ड, एक लेपर्ड के तौर पर, और अटैक कर देती है उसके ऊपर विद एन एक्स, एक एक्स से, थिंकिंग बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट दैट ही वाज जस्टिफाइड बाय द लॉ टू किल है ह्यूमन वो ही कंसिडर एज ए डेंजरस एनिमल। क्या यहाँ पर रावी गिल्टी है? यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो रावी को एक तरह की बीमारी है जिसे हम डिल्यूजन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को जो है कभी कभी कल्पनाएं होती हैं, मतलब कोई चीज़ है वो उसे कुछ दिखती है, कोई कुछ इस तरह से वो अपने ही माइंड में कुछ चीज़ें हैं वो क्रिएट कर लेती है। इसी आधार पर उसने अपने ही बेटे को एक लेपर्ड समझ लिया और उसके ऊपर हमला कर दिया एक कुल्हाड़ी के साथ में, और वो वहाँ पर ऐसा जो फैक्ट है वो एक्ट करने के लिए वो जस्टिफाइड भी है, क्योंकि जो एक डेंजरस एनिमल होता है वो जो कि ह्यूमन को किल कर सकता है, तो उसको यहाँ पर मारना एक जस्टिफाइड एक्ट के तौर पर कंसिडर किया गया है।
तो क्या यहाँ पर वो किसी ऑफेंस के लिए लाइबल है, क्या उसके पास कोई डिफेंस है? तो यहाँ पर इसके बारे में सेक्शन 79 है आईपीसी का जनरल एक्सेप्शन में, उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति एक अगर जस्टिफाइड है बाय लॉ कोई एक्ट करने के लिए और वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो अगर कोई एक्ट करता है तो वो कोई भी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि नो ऑफेंस एज ही हैज़ अ डिफेंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ, यानी कि वो गुड फेथ में कर रही है किसी के बचाव के लिए, किसी मतलब लेपर्ड से किसी को खतरा हो सकता था इसलिए उसने उसके ऊपर अटैक किया, हालांकि उसे एक डिल्यूजन था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि एग्जामिन द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं ए एंड आर, इनको एग्जामिन करना और करेक्ट आंसर बताना है। स्टेटमेंट ए क्या है कि एक बॉय है जो कि 9 साल का है, इंटेंशनली किल कर देता है किसको, बी को। ए किसको किल कर रहा है, बी को। ही इज़ नॉट लाइबल फॉर मर्डर, यानी कि ए है वो इस बी के मर्डर के लिए लाइबल नहीं है, एक स्टेटमेंट ये होगी। एंड स्टेटमेंट आर क्या कहती है कि एक चाइल्ड है जो कि अंडर द एज है 12, वो क्या है, इम्यून है फ्रॉम द कम क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो क्या है, आंसर सी। वो कैसे है, यानी कि जो स्टेटमेंट ए है वो राइट है और आर है स्टेटमेंट जो वो है फॉल्स। वो किस तरह से, यहाँ पे जो ए जो है चिल्ड्रन 9 ईयर का वो इंटेंशनली किल कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेक्शन 83 है उसमें कहा गया है कि जो चिल्ड्रन हैं बिटवीन द एज ऑफ 7 to 12 ईयर्स उनको कंडीशनल इम्यूनिटी दी गई है अंडर द आईपीसी, यानी कि कंडीशनल इम्यूनिटी है, कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं है इनको क्रिमिनल लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, लेकिन कंडीशनल इम्यूनिटी इन्हें प्रोवाइड की गई है। तो उस आधार पर जो स्टेटमेंट 1 है वो राइट है, जबकि जो स्टेटमेंट आर है वो फॉल्स है। वो कैसे? वहीं पर जो स्टेटमेंट आर है उसमें क्या कहा गया है कि 12 ईयर का जो चाइल्ड है वो इम्यून है फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी, जबकि जो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 7 to 12 ईयर्स के जो चाइल्ड है उनको कंडीशनल इम्यूनिटी दी गई है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग उनकी मेच्योर है उस एज के अंदर तो यहाँ पर उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी से जो इम्यून नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर इसको टोटली इम्यून नहीं कह सकते लेकिन कंडीशनल है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि ए जो कि रेजिडेंट ऑफ कनाडा और इंडिया में 1 साल पहले ही शिफ्टेड हुआ है, एंड एक कोल्ड नाइट में वो है जो वुड कट कर लेता है, लकड़ियाँ कट कर लेता है फॉरेस्ट से, और उनसे आग जगा करके कुछ मतलब गर्मी हीट उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर के लिए उन लकड़ियों को जला लेता है। तो एक पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेता है। वो वहाँ पर क्या प्लीड करता है कि ही हैड रिसेंटली शिफ्टेड टू द इंडिया, यानी कि वो अभी अभी इंडिया में आया है और वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट इट इज़ इलीगल टू कट वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उसे नहीं पता है कि फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काटना है जो इलीगल है। इस तरह से वो अपना प्लीड लेता है। तो यहाँ पर जो इसने ये प्लीड लिया है वो किस तरह का है, तो इस सिचुएशन में जो उसके द्वारा प्लीड लिया गया है वो क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था कि जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जा सकता, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ को एक एक्सक्यूज़ के तौर पर नहीं लिया जा सकता। तो इस केस में यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ही शैल बी द गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, क्योंकि जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। हाँ, मिस्टेक ऑफ अगर फैक्ट होता तो उस केस में वो यहाँ पर एक डिफेंस के तौर पर ले सकता था, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ किसी तरह का भी कोई डिफेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अंडर सेक्शन 79 में क्या है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और who by reason of mistake in good faith believe himself to be bound by law to do it, justified by law to do it, या फिर bound by morality या all of the above। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, यानी कि जस्टिफाइड बाय द लॉ टू डू इट, यानी कि जो व्यक्ति है वो सेक्शन 70 के अंदर जस्टिफाइड होता है बाय द लॉ टू डू इट, यानी कि बाउंड बाय द लॉ, क्योंकि ये तो 76 में आ गया और मॉरलिटी के रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न है नहीं। ऑल द अबव ये हो नहीं सकते क्योंकि सी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये 76 में हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बचा यहाँ पे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में एक मैगजीम दी गई है, इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। तो इसका मतलब क्या है?
जैसा कि अभी अभी हमने जो पिछला एक क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था कि कोई भी लॉ का जो एक्सक्यूज़ है वो नहीं ले सकता, तो इस जो मैगजीम है उसका यही मीनिंग है, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि सेक्शन 76 और सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड जनरल एक्सेप्शन ऑफ, किस चीज़ की जनरल एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं ये दोनों सेक्शन? वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर जो जनरल एक्सेप्शन दी गई है 76 और 79 में वो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि एक्सीडेंट एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन डेल्ट विद इन, यानी कि एक्सीडेंट कौन से सेक्शन में दिया गया है, कि कौन से प्रोविजन है आईपीसी के जिनमें एक्सीडेंट के बारे में प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं? तो वो है सेक्शन जैसे 77 है, तो 77 में कौन से हैं? जज के रिगार्डिंग जो जुडिशली एक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग। 78 कौन सा है? जो हमने हैंगमैन वाले जो एग्जांपल था, एक क्वेश्चन था उसमें देखा था, यानी कि ऑर्डर वाले में परसुएंट में करने वाला। 80 में कौन सा है? हाँ, 80 में जो सेक्शन 80 है उसमें एक्सीडेंट के बारे में प्रोविज़न दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सी। और 82 किसके बारे में है? चाइल्ड का कंसेप्ट है, उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न है, सेक्शन 7 ईयर से जो नीचे है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंडर सेक्शन 80, यानी कि सेक्शन 80 के अंदर जो एक्सेप्शन है ऑफ एक्सीडेंट वो अवेलेबल है जब एक ऑफेंस इज कमिटेड होता है वाइल, यानी कि किस दौरान जब एक ऑफेंस है जो कमिटेड होता है वो यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर है एक्सीडेंट की, वो सेक्शन 80 में अवेलेबल है। तो वो कब होता है? डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए से ही हमें ऑप्शन नंबर ए से हमें पता चल रहा है कि ये आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए, यानी कि लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर में होगा, लॉफुल ही मीन्स होंगे, सारी चीज़ें लॉफुल हैं। यहाँ पर क्या है? लॉफुल एक्ट हो गया, लेकिन एनी मैनर, कोई इलीगल मैनर भी तो हो सकता है, इलीगल मीन्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं पॉसिबल। इसी तरह से एनी मीन्स देर का यहाँ पे भी इलीगल मीन्स यूज़ किए जा सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, आल द वो वैसे ही नहीं आ सकते। तो यहाँ पे राइट आंसर है आंसर नंबर ए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। द प्रिंसिपल एज टू द वे इन विच द मैन शुड बिहेव वन ही हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन द टू ईवल इज इलस्ट्रेटेड, यानी कि यहाँ पर दो ईविल्स हैं, उनमें से एक को चूज़ करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो इलस्ट्रेशन है वो कहाँ पर दिए गए हैं, उस टाइम किस तरह से एक मैन को बिहेव करना चाहिए उसके बारे में कहाँ पर है प्रोविज़न। ऐसा प्रिंसिपल कौन से सेक्शन में दिया गया है? आई थिंक ये नेसेसिटी के रिगार्डिंग है। तो नेसेसिटी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो कौन से में है? सेक्शन 81 सेक्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। एज 80 हमने डिस्कस कर लिया है, 82 चिल्ड्रन हो गया, 78 कौन सा हो गया? जजमेंट वाला, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के परसुएंट में जो एक्ट है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि मोटिव अंडर सेक्शन 81, यानी कि 81 के अंदर जो मोटिव है ओआईपीसी के वो कैसा होना चाहिए? वो क्या प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द पर्सन होना चाहिए या प्रिवेंशन टू ऑफ हार्म टू द प्रॉपर्टी होना चाहिए? किस तरह का होना चाहिए, पर्सन या प्रॉपर्टी? तो विच वन इज़ द राइट आंसर है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या है? डी दिया गया है, यानी कि वो या तो पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी को, कोई सा भी हो सकता है यहाँ पे, आइदर ए और बी, बोथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते दोनों? क्योंकि जो सेक्शन 81 है उसमें जो प्रोविज़न है उसमें मेंशन किया गया है कि जो पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, यहाँ पर वर्ड और यूज़ किया गया है, यानी कि इनमें से दोनों में से एक चीज़ होगी, तो इसलिए आइदर ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इन फैंसी एज एन एक्सेप्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर, कौन से सेक्शन में है? जैसा कि हमने बार बार डिस्कस किया है, सेक्शन 82। आंसर इसका क्या है? सी। 7 ईयर चाइल्ड के बारे में जो प्रोविज़न है 82 में, उसी को यहाँ पर इन फैंसी कहा गया है, तो ये हो गया इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सेक्शन 82 ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय द चाइल्ड। एक चाइल्ड के द्वारा 82 में कौन सा प्रोविज़न है? जब वो कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता, तो वहाँ पर कौन सी एज रिक्वायरमेंट है?
कितनी एज दी गई है, जैसा कि हमने अभी 2-3 क्वेश्चन में बार बार रिपीट किया है, तो इसके लिए क्या है आंसर बी 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 82 ऑफ द आईपीसी एनुसाइटेड किसके बारे में बताती है 82? क्या यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, क्या यहाँ पर रिबर्टल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, या फिर कंक्लूसिव और इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है? तो यहाँ पर क्या होगी, सी आंसर होगा इसका। यहाँ पर कंक्लूसिव एंड इरिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यहाँ पर प्रिज्यूम किया जाता है कि वह जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो 7 ईयर है और वो ऑफेंस नहीं कर सकता, ऐसा लॉ के अंदर प्रिज्यूम्ड है, इसको रिबर्ट नहीं किया जा सकता, एक कंक्लूसिव तौर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, एक पर्सन इज स्टेटेड टू बी पार्शली इनकैपेक्स अंडर सेक्शन 83 आईपीसी इफ ही इज एज्ड, यानी कि 83 के अंदर एज रिक्वायरमेंट क्या है? तो एज रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर, वो है 7 ईयर से लेकर के 12 ईयर। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 7 एंड अंडर द 12 ईयर, 7 साल से ऊपर हो और 12 साल से नीचे का जो भी बच्चा है उसको पार्शली इनकैपेक्स माना गया है अंडर सेक्शन 83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सेक्शन 83 आईपीसी क्या ले डाउन करता है? क्या यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, क्या यहाँ पर इनकन्क्लूसिव है और रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, या कंक्लूसिव इरिबर्टेबल है? इसमें दी गई है ऑप्शन बी, इसमें राइट आंसर होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे इनकन्क्लूसिव और रिबर्टेबल प्रिजम्पशन माना गया है, क्योंकि सेक्शन 83 है उसमें एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है उसके रिगार्डिंग, कि जो बच्चा है, चिल्ड्रन है 7 to 12 ईयर का, उसके जो माइंड क्या है, क्या वो सफिशिएंटली मैच्योरिटी है उसके अंदर कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, क्या उनको जज कर सकता है उसके नेचर को देख करके, या उसका उस टाइम कंडक्ट कैसा है उस ओकेजन के ऊपर। तो उसके अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो कंडीशंस देख करके यहाँ पर उन चीज़ों को रिबट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 82 ऑफ द आईपीसी लेट डाउन द रूल ऑफ, 82 में कौन सा रूल है? जनरल सी बात है, ऑप्शन ए वोली इनकैप्शक, यानी कि पूर्ण रूप से वो है जो चाइल्ड है वो इनकेपेबल है ऑफ थिंकिंग एनी काइंड ऑफ द इंटेंशन हैविंग रिगार्डिंग द इलीगल एक्ट और क्रिमिनल इंटेंशन, यानी कि उसके पास किसी भी तरह की वो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं रख सकता, 7 ईयर से बिलो चाइल्ड है जो भी। 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अंडर सेक्शन 82 सेक्शन 83 ऑफ द आईपीसी एक ऑफेंस इज पुनिशेबल है अगर वो कब है? इफ़ इट इज़ डन बाय ए चाइल्ड, अगर वो एक चाइल्ड के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा, जैसे मतलब ऑप्शन ए है इसमें बिलो 7 ईयर है, तो कंप्लीट 82 में अपने डिफेंस ले गया। एंड ऑफ द अबव 7 ईयर है लेकिन 12 ईयर से नीचे, इफ़ ही हैज़ नॉट अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी, यहाँ पर 83 वाली उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होता है, तो यहाँ पर भी वो एग्जाम्पशन ले जाता है। लेकिन ऑप्शन सी है, यहाँ पर क्या कहता है कि जो 7 ईयर से ऊपर है लेकिन 12 से नीचे हैं और हैविंग सफिशिएंट अटेंड सफिशिएंट मेजोरिटी है और अंडरस्टैंडिंग है, तो इस केस में वहाँ पर उस चाइल्ड को यहाँ पर किसी भी ऑफेंस के लिए पुनिशेबल माना जा सकता है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द मैक्सिम क्या है? यहाँ पर एक दी गई है, एक्टस नॉट फैसिट रे नीसी मीनेंस सिट्रिया, इसका मतलब क्या है? एक तो लैटिन जो हमारे मैक्सिम दे रखी हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन में इतनी दिक्कत होती है, चलो फिर भी देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। किस आधार पे है? कि देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड, यानी कि गिल्टी माइंड के बिना यहाँ पर कोई भी क्राइम नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम क्या है? एक्टस रिया है। मेंटल एस्पेक्ट क्या है? मेंस रिया है। और मोटिव क्या है? इज डिजायर टू कमिट ए क्राइम, एक क्राइम को कमिट करने के लिए एक मोटिव होना जरूरी है। ये क्या है? एक क्राइम के जो कंडीशंस कहें, एलिमेंट कहें, वो होते हैं एक्टस रिया, मेंस रिया, एक मोटिव। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अपोर स्टडी, यानी कि इसके बारे में कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा? तो वो राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द अबव, यानी कि सारे के सारे हैं वो क्या है? राइट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर, ये किसके लिए प्रोवाइड है? मेडिकल इंसेनिटी, नो। मॉरल, नो। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड,
हाँ, यहाँ पर 84 में जो वर्ड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑफ एनी काइंड दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लीगल इंसैनिटी, यानी कि जो लीगल है वो यहाँ पर सेक्शन 84 में कवर की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है बी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई थिंक ये वीडियो अच्छी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि ये वो भी है जो यहाँ पर MCQ कर सकें IPC के रिगार्डिंग। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इररेसिस्टेबल इम्पल्स इज ए डिफेंस, ये किस तरह का डिफेंस है? क्या ये इन इंडिया में है या इन इंग्लैंड में है, या फिर इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही है, या फिर कहीं पर भी नहीं है इस तरह का कोई डिफेंस? इसका राइट आंसर क्या हो? तो इसका राइट आंसर है डी। आंसर क्या है? डी, यानी कि नाइदर इन इंडिया नॉर इन इंग्लैंड, ये कहीं पर भी इस तरह का कोई डिफेंस नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आई थिंक शुरू में हमने डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन को आप देख लेना, हैंगमैन की जो लाइबिलिटी कहाँ पर किस सेक्शन के वर्चू में यहाँ पे एग्जाम्प्ट होती है, तो वो होता है, तो वो सेक्शन 78 के अंदर एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसैनिटी एज अ डिफेंस मीन्स कि एक व्यक्ति एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग, किस चीज़ को जानने में वो इनकैपेबल है जिस टाइम वो एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर इंसैनिटी का डिफेंस लिया जा सकता है? तो उसे यहाँ पर नेचर ऑफ द एक्ट कहेंगे, या फिर दैट व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग, या फिर दैट व्हाट ही इज़ डूइंग कॉन्ट्रेरी टू द लॉ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है डी। डी क्या है, यानी कि या तो उसको उस एक्ट का पता नहीं, उसके नेचर के बारे में, या फिर वो जो कर रहा है कि वो एक गलत चीज़ है वो कर रहा है, उसका नहीं उसको पता, उसकी अनसाउंड माइंड की वजह से, या फिर उसको ये नहीं पता कि ये जो एक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑल द अबव क्यों नहीं कहा गया? क्या आपको इसका रीज़न पता है? क्योंकि जो सेक्शन 84 है उसकी जो प्रोविजंस की लैंग्वेज है उसमें कहीं पर भी ये नहीं ऐड किया गया कि जो नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड दैट ही इज़ डूइंग रॉन्ग, डूइंग व्हाट इज़ आइदर रॉन्ग एंड कॉन्ट्ररी टू द लॉ, एंड वर्ड नहीं यूज़ किया यहाँ पर, और वर्ड बार बार में यूज़ किया गया, यानी कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, इस तरह से अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पर आइदर ए, आइदर बी और बी और सी इसमें किया गया है। आई होप कि मैटर आपको जो है क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, चलिए देखते हैं चारों स्टेटमेंट को क्या कहती हैं। फर्स्ट क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द अक्यूज वाज नॉट इंसेन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ऑन प्रोसिक्यूशन, क्या ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन है? क्या बर्डन ऑफ प्रूविंग अक्यूज इज इंसेन एट द टाइम ऑफ द कमीशन इज ऑन अक्यूज, क्या वो अक्यूज के ऊपर है? या फिर क्या है देयर इज ए रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है कि जो अक्यूज वाज इंसेन एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, क्या ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है? प्रिजम्पशन किस चीज़ की है? फैक्ट की है, नॉट द लॉ। और लास्ट ऑप्शन क्या है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्फरेंस टू बी ड्रॉन बाय द कोर्ट, क्या ये कोर्ट के द्वारा ऑन द फैक्ट प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो प्रूव्ड किए गए हैं फैक्ट, उनके ऊपर इन्फ्रेंस ये कोर्ट का मैटर है, मतलब कोर्ट ड्रॉ करेगी उनके ऊपर अनुमान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जनरली देखें तो वो क्या होगा? बी राइट आंसर है, यानी कि जो प्रूव करने का जो बर्डन है उसकी इंसेननेस को, यानी कि वो पागल है या कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो किसके ऊपर है? अक्यूज्ड के ऊपर, क्योंकि डिफेंस अक्यूज ले रहा है तो उसको अक्यूज को ही प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज द राइट आंसर बी, ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। For unsoundness of a mind, the impairment of cognitive faculty of mind to escape the criminality must be total, partial, A और B, both A और B, या फिर none of the above, इनमें से कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि मस्ट बी टोटल। पार्शल वगैरह कुछ नहीं होता यहाँ पे, टोटली ही चलता है अगर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर वहाँ पे उसको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एस्केप करना है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37। इंटॉक्सिकेशन क्या है, एक डिफेंस, कौन से सेक्शन में है इंटॉक्सिकेशन के रिगार्डिंग डिफेंस? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा डी, यानी कि सेक्शन 85 एंड सेक्शन 86, इन दो में प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं रिगार्डिंग द इंटॉक्सिकेशन। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को इंटॉक्सिकेट किया जाता है उस टाइम वो इनकेपेबल हो जाता है किसी भी एक्ट को जज करने के लिए, तो उस सिचुएशन में उसे डिफेंस है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि जो इंटॉक्सिकेशन हुई है उसे, यानी कि उसने जो नशा किया है वो उसने अपनी मर्जी से किया है या किसी दूसरे ने उसको ज़बरदस्ती करवाया है, यानी कि उसकी वॉलेंट्रीनेस क्या है, क्या वो इनवॉलेंट्री है या वॉलेंट्री है। तो यहाँ पर उसको ज़बरदस्ती बिना उसकी नॉलेज के उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, तो उस सिचुएशन में वो यहाँ पर जनरल एक्सेप्शन के प्रोविजन में कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इज़ डी, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कहता है? फॉर अ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द डीजेनरेशन ऑफ अ मेंटल फैकल्टीज मस्ट बी टोटल होनी चाहिए, पार्शल होनी चाहिए, या ए और बी दोनों हो, या फिर ओनली बी अबव इज करेक्ट, या फिर ए इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? गैस व्हाट? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल होनी चाहिए। इंटॉक्सिकेट है, उसका मेंटल डिजनरेशन हो चुका है, वो तो टोटली होना जरूरी है। इसीलिए इस सेक्शन के अंदर इंटॉक्सिकेशन की कैटेगरी में डिफेंस लेने के लिए उसका टोटल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। फॉर द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन टू एस्केप क्रिमिनल लाइबिलिटी द इंटॉक्सिकेशन वो किस तरह होनी चाहिए? कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड हो सकती है, एडमिनिस्टर्ड उसके अंदर अगेंस्ट इज विल या नॉलेज होगी, या फिर क्या होगी शुड नॉट बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, या फिर ऑल द अबव। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन विल बी द राइट आंसर? जैसा कि हमने अभी अभी जो डिस्कस किया था कि जो उसके अंदर जो इंटॉक्सिकेशन है वो एडमिनिस्टर्ड कैसे होना चाहिए? वो किसी विल के अगेंस्ट होना चाहिए, यानी कि उसको नॉलेज ना हो उसकी, यानी किसी ने उसको कोई सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया हो, या फिर बाय इंजेक्शन उसको किसी ने इंटॉक्सिकेट कर दिया है विदाउट हिज नॉलेज और इज परमिशन, तो यहाँ पर वो ये क्रिमिनल लाइबिलिटी का जो डिफेंस है उसको लेने के लिए एंटाइटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि इन केस वेयर द एक्ट इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक मेंसरिया इन्वॉल्व्स है यहाँ पर इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेशन अंडर सेक्शन 86 ऑफ द आईपीसी, तो यहाँ पर जो उसकी मेंसरिया है वो क्या एग्जिस्टेंस उसका प्रिज्यूम्ड है, या फिर उसकी स्पेसिफिक मेंसरिया इज नॉट प्रिज्यूम्ड है, या फिर वो उसकी मेंसरिया वो डिपेंड करती है अपॉन द अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस और डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा सी राइट आंसर होगा, यानी कि जो इंटॉक्सिकेशन की जो डिग्री है या वहाँ की जो अटेंडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं उनके ऊपर है वो उसकी स्पेसिफिक मेंसरिया है वो डिपेंड करेगी। आई होप कि मैटर आपको है जो क्लियर हो रहा होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया कौन से सेक्शन में कंटेन है? तो यहाँ पे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि इस मैगजीन का मीनिंग क्या है। इस मैगजीन का मीनिंग क्या है? टू ए विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को विलिंगली एक ऐसी पोजीशन में डाल देता है जहाँ पर हार्म है वो हो सकता है उसको, तो उस केस में वो किसी अदर पार्टी के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे जनरली कहें कि कंसेंट दे रहा है वो किसी व्यक्ति को उसको हार्म पहुँचाने की। तो ऐसे प्रोविजन कौन से सेक्शन में है यहाँ पे? तो वो सेक्शन 87 में है, तो यस जो सेक्शन 87 है उसमें भी है। सेक्शन 88 में डॉक्टर और सर्जन के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है जिसमें वो कंसेंट देता है ऑपरेशन करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, तो वो भी है। और सेक्शन 89 में क्या है? गुड फेथ में किसी भी चाइल्ड के या इंसान के बेनिफिट के लिए अगर कोई एक्ट किया जाता है तो कंसेंट के थ्रू, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस मैगजीन के अंदर ये तीनों सेक्शन कवर होते हैं, तो इसका राइट आंसर विल बी डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42।
तो डिफेंस ऑफ कंसेंट अप्लाई टू, डिफेंस ऑफ कंसेंट है वो किसको अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है प्राइवेट रॉन्ग को। ये चीज़ें जो पब्लिक रॉन्ग पे अप्लाई नहीं होती, ये प्राइवेट रॉन्ग पे अप्लाई होती हैं, इसलिए राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज रिस्ट्रिक्टिव इन इट्स एप्लीकेबिलिटी इन केस इन्वॉल्विंग, यानी कि कौन से केसेस के अंदर यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव है जो कंसेंट का जो डिफेंस है वो इन्वॉल्विंग केसेस के अंदर है, तो वो कौन से सिचुएशन में है, वो होंगे इन अलाइनेबल राइट्स के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि इन अलाइनेबल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ, कौन से केसेस के अंदर यहाँ पर डिफेंस है जो कंसेंट का वो अवेलेबल नहीं है, तो वो कौन से केसेस हैं, वो हैं कंसेंट टू कॉज डेथ और कंसेंट टू कॉज ग्रीवियस हार्ट, यानी कि ए एंड बी। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, ऑपरेशन ऑफ कंसेंट टू ऑल ऑफेंसेस शॉर्ट ऑफ कॉजिंग डेथ इंटेंशनली हैज़ एक्सटेंडेड अंडर, ये कौन से सेक्शन के अंदर एक्सटेंड किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है 88। किसके रिगार्डिंग है, 88, ऑपरेशन ऑफ कंसेंट टू ऑल ऑफेंसेस, यानी कि डॉक्टर को जो कंसेंट दी जा रही है उसको यहाँ पर कवर किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 88 सेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, अंडर सेक्शन 89 द कंसेंट इज in respect of infant under 12 year of age or a person of unsound mind can be given by their guardian without any restriction, can be given by guardian subject to restriction mutually agreed upon, या फिर can be given by the guardian subject to the restriction imposed by law, which one is the right option। तो इनमें से राइट ऑप्शन, जैसे कि हमें लॉ, इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया इम्पोज बाय लॉ, तो उससे हमें प्रतीत होता है कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विदाउट रिस्ट्रिक्शन के कोई भी जो गार्जियन है वो कंसेंट नहीं दे सकता, मैचुअली यहाँ पर कंसेंट हो नहीं सकती, क्योंकि जो अनसाउंड माइंड है या बिलो 12 एज है उसकी मेंटली कंडीशन नहीं होती कि वो यहाँ पर अपनी कंसेंट है वो मैचुअली दे सके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द कंसेंट इज नॉट वैलिड अंडर सेक्शन 90 के अंदर कंसेंट कब वैलिड नहीं होती, क्या वो गिवन बाय फियर ऑफ इंजरी ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर है, या फिर वो अनसाउंडनेस यानी कि अनसाउंड माइंड व्यक्ति के द्वारा दी गई है तब, या फिर वो एक चाइल्ड के द्वारा दी गई है जो कि 12 ईयर्स है नीचे की एज का है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये तीनों के तीनों इस सेक्शन में कवर होते हैं, सेक्शन 90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसेंट गिवन अंडर द कंपल्सन राइजिंग आउट ऑफ द थ्रेट ऑफ ए इंजरी एक्सक्यूज द कॉजिंग ऑफ डेथ, बी ऑप्शन क्या है, एक्सक्यूजेज कॉजिंग ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पुनिशेबल विद द डेथ। तो इसमें पूछा गया है कि क्या थ्रेट ऑफ इंजरी के बाद में क्या हम किसी की डेथ करके एक्सक्यूज़ ले सकते हैं, या फिर कि स्टेट के खिलाफ कोई पुनिशेबल ऑफेंस कर करके जो कि डेथ से पुनिशेबल है उसमें क्या एक्सक्यूज़ ले सकते हैं। तो इस केस में ऑब्वियस सी बात है नहीं ले सकते। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ए नॉर बी। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, ये सेक्शन 94 में प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए हैं इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49 में एक मैगजीम दी गई है, डी मिनिमस नॉन कॉरेक्टलेक्स, इसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो इस मैगजीम का मतलब क्या है कि लॉ वुड नॉट टेक एक्शन ऑन अ स्मॉल एंड थ्रिफलिंग मैटर, यानी कि छोटे छोटे जो मैटर हैं जिनको एक कॉमन प्रूडेंट मैन है वो यहाँ पर कंप्लेंट ना करता हो, यानी कि एक ऑर्डिनरी सेंस है, टेम्पर है जो उसको कंप्लेंट ना करता हो, ऐसे किसी हार्म है उनको यहाँ पर लॉ को कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो ये जो मैगजीम है वो कौन से सेक्शन को कवर करती है, वो सेक्शन 95 है, 95 जो सेक्शन है उसको यहाँ पर कवर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, डी मिनिमस नॉन करेक्ट लेस इज कंटेन इन, कौन से सेक्शन में कंटेन है, ये हमने अभी तो डिस्कस किया है, सेक्शन नंबर 95 में ये कंटेंट है। आज की वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका उसमें हम बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हों। और अगर ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।